गुड मॉर्निंग टू गाइज। जैसा कि हमने प्रीवियस जो चैप्टर्स थे, लेक्चर्स थे, उनके अंदर हमने जो पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी की है हमने। आज उसके हम एनक्लेक्स के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं साउंडर्स वाले के, उसके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपके साथ में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे एक चीज़ बताइए आप मेरे को, मैं नॉर्मली सिंपल टर्म में आपसे पूछना चाहूँ कि एक ये बंदा है, अपने पास में एक पेशेंट है। देखो अच्छा फोटो नहीं बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ फोटो। ठीक है, एक बंदा है ये अपने पास में। ठीक है, अच्छा ये बंदा है, इसके अंदर वेंटिलेटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वेंटिलेटर लगा हुआ है। ईटी ट्यूब डाली हुई है इसके अंदर, और उस ईटी ट्यूब से हमने क्या कर दिया, वेंटिलेटर को कनेक्शन कर दिया। ठीक है, ये वेंटिलेटर कनेक्ट। अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को, नॉर्मली अगर वेंटिलेटर का कोई कनेक्शन है, हमने जो कनेक्शन कनेक्ट कर रखा है उसमें अगर कोई दिक्कत हुई है, एक तो कनेक्शन में दिक्कत हुई है, कनेक्शन में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, दूसरी दिक्कत कहाँ हो सकती है? दूसरी दिक्कत ये हो सकती है सर कि देखो, या तो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब कहीं बाहर निकल जाए, इसने पेशेंट ने कफिंग की, उसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है, या इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन इकट्ठा हो गए हैं, या पेशेंट इसको च्यू कर रहा है, ये बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरी दिक्कत जो हो सकती है इसमें ये हो सकती है कि इसका कनेक्शन जो लगाया हुआ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वो कनेक्शन ठीक से नहीं लगाया, लीकेज हो रहा है कहीं कहीं। ये दो दिक्कत हो सकती हैं। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब एक बात बताइए आप मेरे को कि अगर ये दिक्कत हो सकती है हमारे सामने, तो जैसे कि हमने बताया कि ये हमारे पास में जो दिक्कतें थी, तो कनेक्शन वाली ज़्यादा खतरनाक थी, या फिर आपके पास में जो अंदर जो दिक्कतें हो रही हैं वो ज़्यादा खतरनाक है? सर कनेक्शन वाली तो हम नॉर्मली ठीक कर सकते हैं, कनेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कनेक्शन को तो हम नॉर्मली ट्रीट भी करते हैं। बट जो अंदर से माना कि ये डिस्प्लेस होगी तो वो ज़्यादा खतरनाक है। कनेक्शन को तो, अब कनेक्शन लूज है तो कनेक्शन को, अगर कनेक्शन हट भी गया है पूरी तरीके से, तो एम्बूबैग से भी आप उसको रिवाइव कर सकते हो, पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हो। बट एक बात बताइए, अंदर से ये पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो गया है पेशेंट, जो है मतलब किस तरीके से आप उसको रिवाइव करोगे, किस तरीके से उस ऑक्सीजन दोगे? तो एक ही बात समझ में आती है यहाँ पर कि जो है नॉर्मली अगर कनेक्शन में दिक्कत हुई है तो ये थोड़ा सा जो है लिस्ट कंसर्न का विषय है, मतलब कि ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम सोचना है इसके बारे में। जब कि अगर देखा जाए कि अगर कोई अदर प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ के बाद में, अगर ईटी ट्यूब में, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में, या फिर अंदर कोई दिक्कत है, या फिर उसके अंदर कहीं अंदर सिक्रीशन कलेक्ट हो गए हैं, इसकी वजह से जो रास्ता है वो रुक चुका है, वो ज़्यादा दिक्कत है, उनको साफ करना थोड़ा दिक्कत है, ट्यूब को चेंज करना दिक्कत है। तो ये सारी दिक्कत हैं। तो दो तरह की दिक्कत देखी अभी हमने वेंटिलेटर में। कितनी तरह की दिक्कतें देख रहे हैं? दो तरह की दिक्कतें देख रहे हैं। एक हमने देखी कनेक्शन की दिक्कत देखी, कौन सी देखी हमने? कनेक्शन वाली प्रॉब्लम देखी। दूसरी जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो अदर प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, कनेक्शन या लीकेज बोल सकते हैं इसको। ये दो प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ सर? इसलिए बता रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपसे नॉर्मली वेंटिलेटर से रिगार्डिंग, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता वेंटिलेटर से रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन जो उसका फेवरेट होता है वो ये पूछा जाता है कि हाई प्रेशर अलार्म कब आएगी, और जो आपकी लो प्रेशर्ड अलार्म कब आएगी। तो एक बात बताइए आप, लो प्रेशर अलार्म मतलब कि डिस्कनेक्शन और लीकेज इन वेंटिलेटर अगर होता है, कम दिक्कत होती है तो धीरे धीरे बजेगा, लो प्रेशर अलार्म बजेगी आपकी। अगर हाई प्रेशर अलार्म बज रही है, इसका मीन है उसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत है, लीकेज वाली प्रॉब्लम तो उसके अंदर नहीं है। एक चीज़ तो आप याद रख ही सकते हैं, इसको और भी अच्छे से देखो, एक बार देखते हैं कैसे देखें। L4 लीकेज, L4 लीकेज और L4 लो, मतलब लो प्रेशर अलार्म कब आएगी? जब कहीं न कहीं लीकेज होगा, जब कहीं न कहीं अच्छे से कनेक्शन में दिक्कत होगी, अच्छे से कनेक्शन नहीं लगा होगा तो लो प्रेशर अलार्म आएगी, और बाकी अदर कंडीशन में हाई प्रेशर्ड अलार्म आएगी। अब एक बात बताइए, एक पेशेंट है जिसने कफिंग की, बताओ कौन सी कफिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है, बताओ कौन सी उसके अंदर जो है अलार्म सुनने को मिलेगी, हाई या एल लो? तो मैंने बताया कि लीकेज के अलावा कुछ भी हो आप कौन सी करेंगे? हाई करेंगे, तो हाई करेंगे। ठीक है, गैगिंग हो रही है, कौन सा करेंगे? ये करेंगे, हाई करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर सिक्रीशंस एयरवे के अंदर ज़्यादा हो गए हैं, कौन सी करेंगे?
एंडोट्रिकल ट्यूब डिस्प्लेस हो गई है, कौन सी करेंगे? वेंट्रिकुलर ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, क्लाइंट कफिंग कर रहा है, गैग कर रहा है, वाइट कर रहा है, कुछ भी करे, मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ भी करे, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा पढ़ लो, बाकी तो याद है। और कितना सा पढ़ना है? L फॉर लीकेज और L फॉर लो प्रेशर अलार्म। अगर लो प्रेशर अलार्म आ रही है, इसका मीन्स लीकेज हुआ है, इसका मीन्स अच्छे से कनेक्शन नहीं है, मतलब कि डिस्कनेक्शन हो चुका है। तो डिस्कनेक्शन और लीकेज अगर वेंटिलेटर में है तो आपको कौन सी साउंड सुनाई देगी? तो आपको जो साउंड सुनाई देगी वो लो प्रेशर अलार्म आएगी। और इनके अलावा जितने भी कारण है वो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? हाई प्रेशर अलार्म की वजह से होते हैं। बस आप इतना सा अगर कंसंट्रेट करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो वेंटिलेटर से पूछा जाता है मोस्टली, वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपके लिए मैं बता देता हूँ, नॉर्मली ऐसा नहीं करना है कि सर नॉर्मली हम पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं या फिर हम दीवारों के लगे हुए हैं और आराम से वीडियो देखते हैं, मतलब सोते सोते आराम से फुर्सत में देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा। जब अगर देखना है, सिंसियरली देखना है, मैं सिंसियरली आपके लिए वीडियो जो है बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग जो है, जो एनक्लेक्स में प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ आपके जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो पाए और आप अच्छे से किसी भी एग्जाम में लिख पाएँ। मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये दिक्कत आती है, सर हम किस तरीके से एग्जाम लिखें, किस तरीके से उस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, रेलवे में क्या पूछा जाएगा, एम्स दिल्ली का पेपर है सर क्या आएगा? बेटा कुछ नहीं करना है, सबके लिए आप अच्छे से तैयारी करके चलो, सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलो। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आप अच्छे से क्रैक नहीं कर पाओगे। हर एग्जाम को आप निकाल पाओगे, बट जब ही निकाल पाओगे जब आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो पाएगी, जब आपके कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। और कंसेप्ट क्लियर का मीन्स ये नहीं होता कि आपको उसकी तह तक जाना होता है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती बेटा। इसमें जो जाने की जरूरत होती है वो वहां तक जाने की जरूरत होती है जहां तक आपका कंपटीशन जो है रिक्वायर कर रहा है कि आपको क्या पूछा जाता है। और मैं शायद वही टॉपिक्स और वही आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां पर आप अटक जाते हैं, जहां पर आपके कन्फ्यूजन्स रहते हैं, वो शायद आपके कन्फ्यूजन सारे क्लास के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको डाउट रहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और सर हम तो क्या है, कमेंट क्यों करें, हम तो बस सुन लेते हैं। बेटा जब आपकी भी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जब कमेंट करते हैं तो मेरे को पता लग पाता है कि आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ जो भी बच्चे जो वीडियो को देखते हैं उनको लाइक करना चाहिए और कमेंट करना ही चाहिए, कंपलसरी है। क्यों? आप कमेंट करते हैं तो मेरे को पता लगता है कि कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोगों का रेस्पॉन्स अच्छे से आ रहा है, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत कर पाऊंगा और अच्छा मैटर दे पाऊंगा। तो प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी कमेंट करें और शेयर करते रहें, जिससे कि आपके जो साथी हैं उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले बेनिफिट ले रहे हैं, तो ये आपकी अच्छी भावना नहीं हो सकती। हमको सबको जो है साथ लेके चलना चाहिए, ये हमको कोशिश करनी चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक, बढ़ते हैं हम आगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप जल्दी से सरसरी नगाल से इसको पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना है आपको, फटाक से पढ़ें। 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से पढ़ें। कम ऑन, चलो। द इमरजेंसी डिपार्ट, अब देखो, अब इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए आप लोगों का कि सर हम बुक खोल के बुक को देख लें क्या, इधर उधर कुछ और देखें क्या, नहीं। अब मैं जितना बता रहा हूं उतना पढ़ना है, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कराऊंगा। प्लीज कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन, इधर उधर की चीजों पर ध्यान नहीं दें। ये नहीं कि सर बैठे हुए हैं घर में आराम से, मजे हैं सर, लॉकडाउन चल रहा है, घर में चाय बन रही है, रोटी बन रही है, तो घर वालों से पूछ रहे हैं क्या रोटी बन गई, क्या चाय बन गई, क्या कहीं ध्यान है, कहीं पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें बेटा समझ में नहीं आएगी। तो पूरा तरीके से कंसंट्रेट करना है यहीं पर, ठीक है। जब तक 30-40 मिनट होते हैं अपने पास में तो उनको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, द इमरजेंसी, एक मिनट मैं इसको मार्कर को चेंज कर लेता हूं, ठीक है। The emergency department nurse is assessing a client who has sustained a blunt injury to chest wall। इसका मीन्स क्या है? देखो, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई नर्स है, वो काम कर रही है, असेसिंग एक क्लाइंट,
उसने एक पेशेंट को असेस किया है, मतलब उसको देखा है, उसने पेशेंट को असेस किया है, असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो आपने पढ़ते हैं ना, असेसमेंट करना, वो असेसमेंट किया। और हुआ सस्टेंड ए ब्लंट इंजरी टू चेस्ट वाल, उसने क्या देखा कि जो पेशेंट था ना उसके अंदर क्या हुआ था, ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरी हुई है। ब्लंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है सर, जैसे माना कि ये चेस्ट है, ब्लंट का मतलब होता है भौंटा जिसको बोलते हैं, मतलब निकुला नहीं है वो, निकुला जो होता है मतलब शार्प नहीं है वो, ब्लंट का मीन्स है वो शार्प नहीं है, जो शार्प होता है वो तो स्किन को रप्चर कर देता है, उसके अंदर तो ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी, वो अंदर घुस जाएगा, बट अंदर नहीं घुसा है। जैसे हमारा डंडा है, और डंडे से जब हम मारते हैं तो वो क्या होता है, शार्प थोड़ी होता है, तो वो शार्प नहीं, जबकि चाकू से मारा तो वो शार्प होता है, जबकि अगर किसी को डंडे से मारा तो वो शार्प नहीं है, वो क्या है, ब्लंट ऑब्जेक्ट है। तो अगर क्या बोल रहा है वो कि द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु हैज सस्टेन्ड ए ब्लंट इंजरी टू द चेस्ट वाल, कि एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या हो गई है, ब्लंट इंजरी हुई है, मतलब किसी चेस्ट के अंदर, ठीक है, और उसको नर्स देख रही है, विच फाइंडिंग वुड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ न्यूमोथेरेक्स इन दिस क्लाइंट, इस क्लाइंट के अंदर विच फाइंडिंग, कौन सी फाइंडिंग, वुड मतलब बताएगी आपको, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ न्यूमोथेरेक्स, ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो आपको बताएगी प्रेजेंस ऑफ न्यूमोथेरेक्स, कि इस बंदे के अंदर न्यूमोथेरेक्स हो चुका है। और हम पढ़ चुके हैं सर कि जो न्यूमोथेरेक्स हुआ करता था, न्यूमोथेरेक्स का मीनिंग ये हुआ करता था, ये हमारे पास में लंग्स हैं सर, ये हमारे पास में क्या है, लंग्स हैं सर दोनों। अब लंग्स में हम देखा करते थे सर कि ये बाहर की कवरिंग है, और ये बाहर की कवरिंग है, अगर किसी भी तरीके से यहाँ से रप्चर हो जाए तो ये यहाँ पर एयर भरने लग जाए, ये प्लूरल जो स्पेस है इसके अंदर अगर स्पेस भरता है, इसके अंदर एयर भरने लगती है, तो मैं बनाता हूँ चित्र, देखो इसके अंदर क्या होने लगेगा, ये जो मेन चीज है जो एल्विलाई वगैरह है वो तो सिकुड़ती जाएंगी, और ये प्लूरल स्पेस का आकार बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें क्या भर गया है, एयर भरती जाइए। तो क्या यहाँ पर जो मेन जगह थी जहां पर एल्विलाई आपकी थी, ये मैंने जो बनाया ना एल्विलाई, देखो इसको कलर से भी मैं अलग से चेंज कर देता हूँ कि आपको दिख जाए। ये देखो, ये आपका एल्विलाई वाला पोर्शन था, ये वाला जो मैंने लाल लाल किया है, तो ये एल्विलाई वाला पोर्शन तो कम हो गया है, क्योंकि स्पेस में हवा कहाँ भर गई है, ये जो आपका स्पेस था प्लूरल स्पेस, जबकि यहाँ पर जो देखो प्लूरल स्पेस तो है कम, और जो आपका एल्विलाई वाला पोर्शन था वो था बड़ा। नॉर्मली एल्विलाई वाला पोर्शन जो था आपके जो एक्सचेंज हो रहा था वो ज्यादा था, और यहाँ पे ये कम होता जा रहा है। क्या गैस एक्सचेंज हो पाएगा या गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा? गैस एक्सचेंज सर कैसे होगा, जब इसके अंदर ये जो एल्विलाई में ही तो होता था गैस एक्सचेंज, और वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेशराइज कर दिया, बिल्कुल दबा दिया गया है, किसके द्वारा, जो प्लूरल स्पेस के अंदर जो गैस भरी हुई है उसके द्वारा, उसको तो पूरी तरीके से उसको मतलब प्रेशराइज्ड कर दिया है, बिल्कुल एकदम से दबा दिया है। तो बताओ उसके अंदर गैस एक्सचेंज हो पाएगा क्या, नहीं होगा? तो हमको कैसे पता लगता था गैस एक्सचेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? सर हम ऑस्कल्टेशन करते थे, और कैसे ऑस्कल्टेशन करते थे, स्टेथोस्कोप लगाते थे, स्टेथोस्कोप लगाते थे, अगर गैस एक्सचेंज होगा तो उसकी आवाजें आएंगी, यहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा है तो आवाज आएगी, तो हमको पता लग जाएगा सर गैस एक्सचेंज हो पा रहा है। बट एक बात बताइए, जिस लेंस के अंदर न्यूमोथोरेक्स हो गया, चारों तरफ हवाई हवा भर चुकी है, और जो एल्विलाई का जो जगह थी वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो क्या बताओ उसके अंदर एक गैस एक्सचेंज होगा? जब गैस एक्सचेंज ही नहीं होगा तो क्या उसके अंदर ऑस्कल्टेशन करने पर साउंड आ पाएगी क्या? नहीं, उसके अंदर कोई साउंड नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मली पढ़ा था, उसको रिवाइज किया है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन में देखो, ए लो रेस्पिरेटरी रेट, बेटा रेस्पिरेटरी रेट जब भी मैंने बताया कि जब भी कोई पर्सन के अंदर कोई भी दिक्कत होगी रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी या घटेगी? तो रेस्पिरेटरी रेट तो बढ़ेगी ऑलवेज, घट तो कैसे सकती है बेटा रेस्पिरेटरी, क्योंकि वो उसको सांस नहीं पल, जब दो लंस थे, दो लंस अच्छे से काम कर रहे थे, एक लंस में न्यूमोथोरेक्स हो गया तो दूसरे लंस पर प्रेशर बढ़ गया, जितना काम दो आदमी कर रहे थे, दो आदमी माना कि किसी काम को आराम से कर देते हैं 5 घंटे में, अब 5 घंटे में अगर एक आदमी को काम करना है तो वो भाग भाग के काम करेगा या नहीं करेगा, या धीरे धीरे वो तो आराम से काम करेगा, तो बेटा बढ़ जाएगी उसकी रेट, बढ़ जाएगी। तो लो रेस्पिरेटरी नहीं, इंक्रीज रेस्पिरेटरी, तो ये तो आंसर गलत हो गया। अच्छा, दूसरा देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ बैरल चेस्ट, तो ये भी नहीं है। सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ सकिंग तो तब करता है ना सर जब इसके अंदर चेस्ट इंजरी जो होती वो हमारी ब्लंट नहीं शार्प हो जाती, तो शार्प हो जाती तो वो यहाँ से अंदर एयर जाती, जैसे वो इंस्पिरेशन करता तो है। और डिमिनिश ब्रीथ साउंड, बताओ साउंड आएगी या ब्रीथ जो साउंड है वो डिमिनिश्ड हो जाएगी? डिमिनिश का मतलब डिक्रीज, जो साउंड की जो आवाज आ रही थी आपको वो कम आएगी या ज्यादा आएगी? तो कम ही आएगी, तो डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बताइए, नहीं है कोई भी दिक्कत? बढ़ते हैं आगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार में, कोई भी दिक्कत रहे तो प्लीज आप कमेंट तो वैसे भी करना है, श्योरली करना है, मेरे स्टूडेंट है तो आपको कमेंट तो करना ही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द नर्स इंस्ट्रक्ट
चलो एक बार आप पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़िए प्लीज, जल्दी से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दी से पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं समझा दूंगा सारा क्वेश्चन। चलो पढ़ लिया आपने, स्टार्ट करते हैं। द नर्स इंस्ट्रक्ट ए क्लाइंट टू यूज द पर्सन लिप मेथड ऑफ ब्रीथिंग। तो देखो यहीं तक हमारे समझ में आता है क्या होती थी पर्सन लिप ब्रीथिंग। तो हमको पता है सर पर्सन लिप ब्रीथिंग क्या हुआ करती थी, वो थोड़ा सा माउथ को क्या कर लेता था, थोड़ा सा कम करके एक साथ से नहीं छोड़ रहा था, धीरे धीरे ऑक्सीजन को, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा था, वो एक्सेलेशन कर रहा था। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि वो ओपन रहे, पीछे का रास्ता ओपन रहे, जिसकी वजह से जो सारी एयर है वो बाहर निकल जाए, CO2 बाहर निकल जाए। ऐसा थोड़ी है कि समझ में आता है, ये बात समझ में आती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपका क्वेश्चन क्या, ठीक है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज द पर्सन लिप मेथड ऑफ द ब्रीथिंग। एक नर्स है वो इंस्ट्रक्ट कर रही है, निर्देश कर रही है क्लाइंट को टू यूज द पर्सन लिप मेथड, कि आपको पर्सन लिप ब्रीथिंग का मेथड जो है वो यूज करना है। एंड द क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रीथिंग। और जो पेशेंट है वो नर्स से पूछ रहा है कि जो इसका पर्पज क्या है, ब्रीथिंग इस टाइप की आप जो ब्रीथिंग के लिए बोल रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं। तो रेस्पोंड नाउइंग दैट द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पर्सन लिप ब्रीथिंग इज प्रोमोट विच आउटकम। तो वो जानती है, नर्स जानती है, नर्स रेस्पोंड नाउइंग दैट प्राइमरी पर्पज ऑफ पर्सन लिप ब्रीथिंग, की प्राइमरी पर्पज जो है पर्सन लिप ब्रीथिंग का वो क्या है। अब इनमें से प्राइमरी पर्पज जो है पर्सन लिप ब्रीथिंग का छांटना है। तो पहला ऑप्शन उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, प्रोमोट ऑक्सीजन इनटेक। बेटा ऑक्सीजन इनटेक को नहीं बढ़ा रहा है, वो जो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था और जिसकी वजह से आपकी CO2 वहां पर बची हुई है, तो उसको अगर आप पर्सन लिप ब्रीथिंग करते हो तो उसका प्रेशर की वजह से वो ओपन रहता है रास्ता, जिसकी वजह से ये सारी निकल जाती है। वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम पर्सन लिप ब्रीथिंग कर रहे थे, ना कि ऑक्सीजन इनटेक को बढ़ाने के लिए कर रहे थे, CO2 को निकालने के लिए कर रहे थे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन में CO2 ट्रैप हो चुकी है, CO2 का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ चुका है, उसको हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्या दे रहे थे, पर्सन लिप ब्रीथिंग दे रहे थे। बेटा क्लियर है क्या। तो प्रोमोट ऑक्सीजन इनटेक हो सकता है क्या, नहीं सर। अच्छा स्ट्रेंथन द डायफ्राम, ये डायफ्राम को कैसे स्ट्रेंथन करेगा बेटा, इसमें स्ट्रेंथन डायफ्राम का कोई रोल नहीं है आई थिंक। ठीक है स्ट्रेंथन द इंटरकोस्टल मसल्स, बेटा इंटरकोस्टल मसल्स को अगर स्ट्रेंथ करना है, मजबूत करना है, तो उस पर ज्यादा प्रेशर आना चाहिए ना, चाहे वो डायफ्राम हो चाहे इंटरकोस्टल मसल हो, उनको मजबूत करना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर, मतलब डीप रेस्पिरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। मैंने बताया था डीप रेस्पिरेशन या स्पायरोमेट्री जब करते हैं तो इनसे कई मसल्स को बेनिफिट हो रहा होता है, बट इनसे क्या होगा, इससे कोई मसल को बेनिफिट नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो बहुत कम। प्रोमोट कार्बन डाई है ये, कार्बन कर लेना इसको, कार्बन एन लगा देना इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। क्या प्रमोट कर रहा है क्या, बिल्कुल सर प्रमोट कर रहा है। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, एकदम अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से आप एक बार जब रिवाइज करेंगे बुक से अपनी से तो दिक्कत नहीं होगी। तो हमने देखा कि एक पेशेंट, एक बार मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट यूज द पर्सन लिप मेथड, कि हमने नर्स जो है एक पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करती है, उसको बताती है कि आपको पर्सन लिप ब्रीथिंग यूज करनी है। तो वो पेशेंट उसी से नर्स से पूछता है कि इसका पर्पज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका प्राइमरी पर्पज क्या है। तो नर्स बताती है इसका प्राइमरी पर्पज क्या है, प्रोमोट द कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मीन्स उसको बाहर निकालने के लिए, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए पर्सन लिप ब्रीथिंग यूज कर रहे हैं। ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डन, पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से, कम जल्दी जल्दी पढ़ना है बस। ठीक है पढ़ लिया, बढ़े आगे, बढ़ जाएं, ठीक है बढ़ते हैं। द नर्स इज असेसिंग द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। कोई पेशेंट है आपके पास में और उसका जो है क्या देख रहे हैं आप, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखा। Who has fractured rib, सर हमारे दिमाग में सीधा आ गया
रिब का जैसे ही आया, दो बातें हमारे माइंड में क्लिक हो चुकी है। एक तो हम बोलते थे रिब फ्रैक्चर बोलते थे, और दूसरी कंडीशन हम बोलते थे फिलियल चेस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? फिलियल। क्या माइंड में क्लिक हो रहा है क्या? जिसने सारी वीडियो देखी है, सीक्वेंस वाइज देखी है, अच्छे से देखी है, उसके माइंड में बिल्कुल जरूर से क्लिक हो रहा होगा कि हमने दो कंडीशन देखी थी सर रिब से रिलेटेड, एक रिब फ्रैक्चर देखा था और दूसरा फिलियल चेस्ट देखा था। तो रिब फ्रैक्चर में मैंने क्या बताया था? नॉर्मली रिब जो है एक जगह से टूट चुकी है, बट जो फिलियल चेस्ट में मैंने बताया था बहुत सारी जगह से टूट चुकी है। और अगर बहुत सारी जगह से टूटी है सर, तो इसमें दिक्कत क्या है कि जब वो सांस लेगा तो जो ये सेगमेंट है ना, ये इधर उधर भागेंगे। मतलब वैसे तो चेस्ट को जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो क्या होती है? चेस्ट आपकी राइज होती है। इसका मीन्स जो आपकी जो रिब्स होती हैं वो राइज होती है नॉर्मल तो, बट ये उल्टी भागेंगे। ये टुकड़े टूटे हुए हैं वो अंदर की तरफ धस जाएंगे और बाकी चीजें जो है बाहर निकल जाएंगी, ये वहीं पड़ी रह जाएंगी। तो मतलब ऐसा लगेगा कि ये इंट्रो जा रही है, जबकि जब ये अंदर की तरफ जाएंगी तब भी ये वहीं पड़ी रहेंगी, तो ऐसा लगेगा कि ये बाहर की तरफ उल्टा हो रहा है। उसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। बट वो किसमें देखने को मिलता था? फिलियल चेस्ट में। और रिब फ्रैक्चर में हमने क्या देखा था? सबसे बड़ी दिक्कत थी कि रिब फ्रैक्चर जब होता है सर, दोनों में पेन तो होना ही होना है सर। तो रिब फ्रैक्चर में पेन को हम प्रायोरिटी दे देते हैं, फिलियल में भी पेन को प्रायोरिटी देते हैं, बट इसमें रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो क्या इसमें पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा? नहीं सर, इसमें पैराडॉक्सिकल रिब फ्रैक्चर में नहीं देखने को मिलेगा। है तो रिब के फ्रैक्चर के ही दोनों टाइप है बेटा, बट उनको अलग अलग कर रखा है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो रिब फ्रैक्चर और फिलियल चेस्ट में इतना सा है कि रिब फ्रैक्चर जब बोले तो आपको समझना है कि ओनली वहां पर क्या हुआ है, एक जगह से रिब टूटी है। जबकि अगर फिलियल बोल दे तो बहुत सारे टुकड़े टूट गए जो कि इंडिपेंडेंटली इधर उधर घूम रहे हैं और वो उल्टा कर रहे हैं, जिसको हम कैसा रेस्पिरेशन बोलते हैं? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन बोलते हैं। बस चलो आगे बढ़ते हैं। द नर्स, ये हमने देख लिया फ्रैक्चर्ड रिब है उसके अंदर। द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू नोट विच फाइंडिंग इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। क्या स्लो डीप रेस्पिरेशन करेगा? क्या नहीं बेटा, स्लो तो करेगा पर डीप नहीं करेगा। वो डीप का मतलब है अंदर तक अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएगा। उसका अच्छे से ऑक्सीजन लेगा तो ये कैविटी जो है एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड होती है तो बेटा उसको पेन होता है। मैं बताया था पेन होता है, और पेन होगा तो वो अच्छे से डीप तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, सैलो रेस्पिरेशन करेगा। तो डीप दिखते ही आंसर कट गया। रैपिड डीप, बेटा डीप कैसे करेगा? डीप तो करना ही नहीं है उसको, क्लियर हो गया। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखो उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, उसके अंदर ओनली फ्रैक्चर रिब हुआ है या फिलियल चेस्ट हुआ है, तो ओनली उसके अंदर फ्रैक्चर्ड रिब बोल रहा है। वो कभी भी ये नहीं बोल रहा आपको, ठीक है, कि उस बंदे के अंदर क्या हुआ है। उस बंदे के अंदर उसने नहीं बताया आपको कि उस बंदे के अंदर जो है फिलियल चेस्ट हुआ है। तो फिलियल चेस्ट तो बोला ही नहीं। अगर फिलियल चेस्ट अगर उसके अंदर होता तो आप आंसर क्या कर देते? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। बट फिलियल चेस्ट बोला है क्या? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया? पेन। जब इंस्पायर्ड करेगा, जब सांस को अंदर लेगा तो उसके अंदर, क्योंकि वो कैविटी एक्सपेंड होगी, और जैसे कैविटी एक्सपेंड होगी तो दर्द वाली जगह उसको टच होगी तो वो पेन होगा उसके अंदर। क्लियर है क्या क्वेश्चन? कोई डाउट आ रहे हैं कि सारे क्वेश्चन टू मच मगर मत सिंपल हैं? अगर आपने ध्यान से मेरी क्लासें सारी वीडियोस की देखी हैं तो आराम से हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू सक्शन ए क्लाइंट बाय ए ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। एक ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, कोई पेशेंट है जिसके अंदर ये नेक है, उसके अंदर क्या लगी हुई है? ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, जिसमें हम सक्शनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम सक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम सक्शनिंग कर रहे हैं तो द नर्स शुड प्लान टू लिमिट द सक्शनिंग टाइम टू ए मैक्सिमम ऑफ दिस टाइम ऑफ पीरियड। मैंने बताया था कि इसमें मैक्सिमम जो है टाइम पीरियड है। आप आंसर कर रहे हैं ए बी सी डी में से, आप कोशिश करें कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कुछ ए कर रहे होंगे, कुछ बी कर रहे होंगे, कुछ सी कर रहे होंगे, कुछ डी कर रहे होंगे। क्या कौन सा आंसर सही है? बेटा देखो मैंने पढ़ाया था आपको, अच्छे से बताया था मैंने। जब सक्शनिंग आपको पढ़ाई थी तो सक्शनिंग में दो बातें बताई थी, और क्या बताई थी देख लो। कि माना कि ये पेशेंट है, ये क्या है? उसकी नेक है, ठीक है। अब नेक में मैंने क्या लगा रखी है? ट्रेकेस्टोमी लगा रखी है, ध्यान से सुन लें। और जब मैं इसमें सक्शनिंग करूंगा तो पहली चीज तो सक्शन कब स्टार्ट करना चाहिए? जब इसके अंदर मैंने कैथेटर डाल रहा हूँ तब स्टार्ट कर देना चाहिए, या कैथेटर पूरा डाल दिया है और निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तब करना चाहिए, या फिर डाल के बैठ जाना चाहिए और फिर सक्शनिंग स्टार्ट करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? तो बेटा हम जो सक्शन का जो टाइम होता है ओनली हमारे पास में कितना होता है? 10 सेकेंड होता है। मैक्सिमम टाइम है ये 10 सेकेंड से ज़्यादा कभी नहीं करना है। 10 सेकेंड तो आप डालेंगे, देखो आपने डालना स्टार्ट किया तभी से मशीन को स्टार्ट कर दिया, तो आप डालेंगे फिर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 10 सेकेंड तो बहुत जल्दी से निकल जाती हैं। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप सक्शनिंग करते हैं तो सक्शन जो कैथेटर होता है उसको डाल देते हैं। सक्शन कैथेटर को डालने के बाद में जब निकालना स्टार्ट करते हैं तो आप मशीन को स्टार्ट करते हैं, तो आपके 10 सेकेंड हो जाते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है, 2 चीजें बताइए मैंने सक्शन के अंदर अभी तक कि सक्शन जो है मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है 10 सेकंड होता है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई है कि इसके अंदर जब निकाल रहे होते हैं सक्शन कैथेटर डालने के बाद निकालना जब स्टार्ट करते हैं तो हम मशीन को स्टार्ट करते हैं सक्शन करना। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अच्छा सर सिंपल है, ये तो हमने वैसे देख के ही कर लिया था और हमारा तो आंसर आ गया था। क्या बेटा सब आंसर सही आ गया था? आंसर क्या है इसका? नन ऑफ द वो। सर ऐसे कैसे हो सकता है, पहले में 10 दे रखा है आंसर सही है। बेटा मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, मिनट लिखा है सबके पीछे देखो। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में हैं, आते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या रख दिया वहाँ पे 10 रख दिया है। तो मैक्सिमम जो लर्नर हैं वो तो क्या करेंगे, बस 10 देखने वाले हैं और पीछे का कुछ भी नहीं देखने वाले हैं। उनकी आंखें बिल्कुल भी चकाचौंध खा चुकी हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं उधर उधर, बस गिरे गिरे जा रहे हैं। सर बता रहे हैं बस दीवारों से लगे रहो बेटा, दीवारों से लगे रहोगे तो ऐसे ही होता रहेगा। दीवारों से नहीं लगना है, अच्छे से पढ़ना है, कंसंट्रेट होना है, माइंड यहीं रखना है, नहीं तो दीवारों से लगे ही रह जाओगे। नहीं सर हम तो एक दीवार और बना रहे हैं क्योंकि हमको 2-3 महीने और पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो आंसर इसका ना तो 10 मिनट नहीं होगा, इस वजह से ये आंसर तो इसके नहीं होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, नन ऑफ द अब इसका आंसर होगा। क्लियर है क्या? मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है। बढ़ते हैं आगे। चलो एक बार पढ़ो, आप जल्दी से पढ़ लिया करो फटाक से। कम ऑन। देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी। द नर्स इज केयरिंग, एक नर्स है जो कि केयर कर रही है क्लाइंट की आफ्टर ए ब्रोंकोस्कोपी। अरे सर ये तो पढ़ा है नहीं ब्रोंकोस्कोपी, बेटा तसल्ली रखें, हो जाएगा। क्लाइंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोस्कोपी, विच फाइंडिंग इफ नोटेड इन द क्लाइंट। कौन सी फाइंडिंग है? विच फाइंडिंग है जो नोटेट की जाएगी क्लाइंट के अंदर, शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो आपको शुड यानी चाहिए, रिपोर्टेड इमीडिएटली तुरंत से उसको रिपोर्ट करने की जरूरत है हेल्थ केयर प्रोवाइडर का। मीन्स जो आपका सीनियर जो कंसल्टेंट है उसको आपको तुरंत से बताने की जरूरत है। ऐसी कौन सी दिक्कत है, मतलब खतरनाक दिक्कत, इसमें से 4 दिक्कतें हो सकती है, चारों दिक्कत हो ब्रोंकोस्कोपी करने के बाद में, बट आपको खतरनाक जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत से पास करने के लिए बोल रहा है। तो खतरनाक कोई करोगे, ऐसे तो नहीं है आप कुछ भी जाके बोलोगे उसको, ठीक है। तो आपको कंसल्टेंट को इमीडिएटली करना है और वो रिपोर्ट करना है जो आपको लग रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। देखते हैं ड्राई कफ, थोड़ी बहुत सूखी खांसी हो जाती है तो क्या दिक्कत है क्या उसमें? अगर थोड़ा बहुत अगर कफिंग हो जाती है, चाहे ड्राई हो जाए, वेट हो जाए, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत क्या है? जब उसके अंदर ब्रोंकोस्कोपी डाली है, कोई स्कोप डाला है गले के थ्रू, माउथ में डाला है, तो क्या इतने ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है? सर इसमें ज़्यादा टेंशन है। हिमेचूरिया डाली ब्रोंकोस्कोपी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है, हीमोचूरिया कैसे आ जाएगा सर? उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। हीमोचूरिया का मीन्स है ब्लड इन यूरिन, तो ब्लड इन यूरिन से तो इसका मतलब क्या है सर? ब्लड इन यूरिन से और इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, वैसे ही काट देंगे। अच्छा ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब है जो आपके ब्रोंकाई थी वो पूरी तरीके से स्पाज्म हो गई। स्पाज्म का मीन्स है आपस में ये चिपक गई है, ये। अच्छा चौथी कंडीशन अब देखते हैं खतरनाक कौन सी है सबसे ज्यादा। ब्लड स्टिक्ड स्पूटम, ब्लड स्टिक्ड स्पूटम मतलब कि स्पूटम आया है, तो स्पूटम आ रहा है और स्पूटम के साथ में क्या आ रहा है? थोड़ा बहुत उसके अंदर। स्टिक का मतलब होता है कोई थोड़ा बहुत, स्टिक का मीन्स है मतलब उसने नहीं बोला है कि ब्लड इन मोर ब्लड इन स्पूटम, नहीं बोला है उसने, स्ट्रिक बोला है। और स्ट्रिक का मतलब होता है, स्ट्रिक मीन्स होता है वैसे देखा जाए तो धारियां, तो थोड़ा बहुत कुछ दिखा है उसमें स्पूटम में। अब बताओ आपको कौन सा खतरनाक लग रहा है? ये तो आपने हिमोचूरिया तो काट दिया था क्योंकि इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं था, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ब्रोंकोस्कोपी की है तो रेस्पिरेटरी की बात की है, और उसके अंदर तो हिमोचूरिया का तो कोई रोल नहीं रहेगा। अब 3 ऑप्शन बचे, खांसी ज्यादा खतरनाक होती है, या फिर आपके पास में जो ब्रोंकाई है वो पूरी तरीके से सिकुड़ गई है वो ज्यादा खतरनाक होती है, या ब्लड स्टिक इन स्पूटम, थोड़ा बहुत ब्लड आपने देखा है स्पूटम के अंदर, वो खतरनाक होगा। तो सर पूरी तरीके से देखिए, थोड़ा बहुत ब्लड आएगा तो उससे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर बिल्कुल ही ये जो आपकी ब्रोंकाई थी वो सिकुड़ गई है तो सांस लेना बंद हो जाएगा, पेशेंट पहुंच जाएगा आपका ऊपर। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? तो ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंको मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकस जो है, और स्पाज्म मीन्स वो पूरी तरीके से सिकुड़ चुका है, वो कंप्रेस हो चुका है, वो तो स्पाज्म हो चुका है उसके अंदर। तो क्या वो सांस ले पाएगा? कि नहीं सर वो सांस नहीं ले पाएगा। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक आपको लग रही है वो ब्रोंकोस्पाज्म आंसर होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है।
अब मैंने पढ़ाने के बावजूद आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसीलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं कि आपसे शायद कोई दिक्कत हो सकती है, समझने में दिक्कत हो सकती है, बट आप समझने के बाद में जब आप निकालेंगे तो सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक क्लाइंट विथ चेस्ट इंजरी सफर फिलियल चेस्ट, उसके अंदर क्या हुआ है, फिलियल चेस्ट, वही हमको रिफ्रैक्चर वाली दोनों बात याद आ जानी चाहिए सर। एक रिफ्रैक्चर होता है, एक फिलियल होता है, दोनों होते तो रिफ्रैक्चर ही हैं, बट एक में क्या होता है, एक सिंगल पोर्शन टूटता है, पेन पे कंसंट्रेट करने होते हैं, और फिलियल में हमको पता है सर इसमें भी पेन होता है उस बंदे के अंदर, बट इसमें बहुत सारे सेगमेंट में टूट जाता है, इसलिए इसमें क्या देखने को मिलता है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन हमको देखने को मिलता है। ये तो हमने नॉर्मली पढ़ लिया। चलो हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा चाह रहा है वो क्वेश्चन। ए क्लाइंट विद द चेस्ट इंजरी सफर फिलियल चेस्ट, एक पेशेंट है जिसके अंदर क्लाइंट चेस्ट के अंदर इंजरी हुई और उसके अंदर फिलियल चेस्ट हुआ। द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर विच मोस्ट डिस्टिंक्टिव साइन ऑफ द फिलियल चेस्ट, फिलियल चेस्ट का आपको स्पेसिफिक साइन देखना है, साइनोसिस। तो साइनोसिस तो हर डिजीज में होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम की में। हाइपोटेंशन, बेटा हाइपोटेंशन कैसे देखने को मिलेगा, मैंने कल भी बताया था कि जब भी रेस्पिरेटरी डिजीज हो, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की जो है उसके अंदर पूर्ति नहीं हो पाती है, मतलब डिमांड उसकी क्या नहीं हो पाती है, फुलफिल नहीं हो पाती है। अगर डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड बढ़ जाती है, मींस अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बीपी बढ़ रहा होता है। अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो उसके अंदर बढ़ रहा, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई बीपी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब मेजर टाइम से जब उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, जब सीओपीडी जैसी कंडीशन होती है, तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है बीपी आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं 100% ही मिलेगा, थोड़ा बहुत मिल सकता है आपको, तो बीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। तो हाइपोटेंशन तो वैसे नहीं होगा सर, हम समझ चुके हैं, अब टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि रट्टा मार रहे हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, ऐसे नहीं पढ़ना है। हाइपोटेंशन ऐसे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल समझ गए हम कि इसका क्यों काट रहे हैं। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, फिलियल चेस्ट पढ़ा है सर, फिलियल चेस्ट का हमने पैराडॉक्सिकल मूवमेंट तो पढ़ा था, आंसर हो गया सर। डीप रेस्पिरेशन, बेटा जब भी चेस्ट के अंदर इंजरी हो रही है तो क्या वो डीप रेस्पिरेशन कर पाएगा क्या, उसके अंदर पेन होगा तो डीप रेस्पिरेशन तो किसी भी हालत में नहीं कर सकता वो। ये ध्यान रहे कि जब आपके, एक बात बताइए, जब आपके माना कि ये हाथ है आपका, ये माना कि आपका हाथ है, ये आपका हाथ है और इस हाथ में यहाँ पे चोट लगी, तो क्या ऐसा तो नहीं है आप हाथ को यहीं पे दबाओगे इसको अच्छे से, ऐसा थोड़ी होता है। आपको दर्द होगा तो आप खुद तो दबाओगे नहीं, ठीक है ना। तो वही कंडीशन है कि जब उसके अंदर चेस्ट में लगी है तो जब सांस अंदर आएगा तो ये कैविटी फूलेगी तो उसका दर्द होगा, तो वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा नहीं ले, कम से कम ले, ठीक है। तो सेलो रेस्पिरेशन करता है, कभी भी वो डीप रेस्पिरेशन नहीं करता है। सर ये भी बता दीजिए ना सेलो रेस्पिरेशन क्या होता है, डीप, बेटा आगे बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, टेंशन ना लो आप। जब मैं अभी थोड़ा सा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा टाइडल वॉल्यूम वगैरह पे हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है आपका, मतलब एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। टेंशन ना लो, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, बस आप क्वेश्चन करते रहें मेरे साथ में, जितना बता रहा हूँ उस रास्ते से चलते जाएंगे, आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर हो गया ना इसका, ठीक है, इसका आंसर हो गया क्या, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये फिलियल चेस्ट थी, ये फिलियल चेस्ट थी, ऐसे टूट गई, देखो ये टूट गया यहाँ से, ये बहुत सारे जो दो जगह से टूट रही है, तो इसलिए इसको फिलियल चेस्ट बोल रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ मल्टीपल ट्रोमा हु इज एट रिस्क फॉर द डेवलपिंग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या बोला है, एक नर्स है जो कि असेस कर रही है क्लाइंट को जिसके अंदर मल्टीपल ट्रोमा हुआ है, एक दो ट्रोमा नहीं है, बहुत सारे ट्रोमा हुए हैं, रिस्क फॉर डेवलपिंग एक्यूट रेस्पिरेशन। अरे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे ट्रोमा हुए हैं, इस वजह से इसके अंदर रेस्पिरेटरी दिक्कत आई होगी इसको, कुछ डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उसने कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कोई डिजीज का पर्टिकुलर नाम, उसने बोला रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब उसके अंदर कहीं कहीं रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत हो रही होगी, इसलिए उसको असेस कर रहे हैं। द नर्स शुड असेस फॉर विच अर्लीस्ट साइन ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब जब भी कोई रेस्पिरेशन के अंदर दिक्कत होगी, तो मैंने पहले भी बताया कि जब भी सर रेस्पिरेशन के अंदर दिक्कत होगी तो आपको एक दिक्कत, तो क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलेंगी, मैंने पहले ही बता दिया था, एक दिन 2 दिन बताया है, 2 दिन एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो सर, जब भी किसी बंदे के अंदर ऐसी कोई दिक्कत होगी जिससे रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, सांस अच्छे से नहीं ले पाएगा, वो सांस अच्छे से नहीं ले पाएगा तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, बहुत बढ़िया बात है। और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी, दूसरी चीज उसके अंदर रेस्टलेसनेस होगी, भाई वो एक जगह बैठ थोड़ी सकता है, जब आपका गला दबा दे कोई
तो आप एक जगह बैठ सकते हो क्या? नहीं सर। जब रेस्टलेसनेस क्यों होगी? वो एक जगह क्यों नहीं बैठ पाएगा? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेगा? वो क्रैपिंग करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन लेने के लिए इधर उधर कोशिश करेगा, मतलब एकदम बिल्कुल तड़पड़ा जाएगा वो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, तो ये सेचुरेशन गिर रहा होगा। अब देखते हैं आपको क्या मिल रहा है। बायलेटरल बीजिंग, बेटा बीजिंग तो तब देखने को मिलती है जब उसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या हो, जब नैरोनाइस आती है। जब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नैरोनाइस होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? नैरोनाइस हो रही है, मतलब कि वहां पर सिकुड़ गया है वो, तो वहां पर बीजिंग देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो आपको बीजिंग साउंड देखने को मिलती है। बट हम तो कह रहे हैं कि आपको रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से कोई आप साइन बताइए कि आपको लगे कि हाँ इसके अंदर कोई दिक्कत है। अर्ली साइन, सब साइन तो बीजिंग में ही हो सकता है, पर बीजिंग तो हाँ ऑब्स्ट्रक्शन से हुआ है। तो बेटा जब चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बीजिंग आ भी सकती है, पर चांस कम है कि रेस्पिरेटरी के अंदर, जो लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर हो। ठीक है, फिर भी अर्ली तो नहीं होगा बीजिंग। अच्छा, इंस्पिरेटरी क्रैकल्स, क्रैकल्स कब आते हैं? जब उसके अंदर पानी भरा होता है, पल्मोनरी इडीमा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। हम आगे पढ़ेंगे इसको भी, जब फ्लूइड पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, पर इतना समझे। क्रैकल्स आ रहे हैं, तो क्रैकल्स तो कब आती है? जब पल्मोनरी इडीमा होता है। इंटरकोस्टल रिटेक्शन भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे। तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। सबसे पहले तो उसको रेस्पिरेशन, जब कोई दिक्कत होगी रेस्पिरेशन में तो सबसे पहले तो वो सांस लेने की कोशिश करेगा, बाद में सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो यही करेगा वो। ठीक है, तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इज आंसर। बढ़िया आंसर क्या हो सकता है इसके अंदर? इंस्पिरेटरी। क्या ये भी हो सकता था? हो तो सकता था बेटा, ये भी हो सकता है, बट लॉन्ग टाइम में जाके कोई उसके अंदर पल्मोनरी एडिमा जैसी कंडीशन बाद में डेवलप, बाद की बातें हैं। अर्ली पूछा है उसने, अर्लीस्ट साइन ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी, अभी तुरंत से कोई दिक्कत हुई है रेस्पिरेशन के अंदर, और उसके अंदर अर्ली साइन क्या हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का? तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। अच्छे से बता चुका हूं, पहले भी इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। द नर्स इज डिस्कसिंग द टेक्निक ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। मैंने एक नाम और बताया था चेस्ट फिजियोथेरेपी को, उसको हमने क्या बोला था? पल्मोनरी टॉयलेट बोला था। क्या बोला था? पल्मोनरी टॉयलेट। याद है या भूल चुके हैं? हाँ सर, हम तो रिवाइज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो भूलेंगे ना, तो बेटा भूलना नहीं है, रिवाइज करते रहना है और नोट्स बना लेने हैं। पल्मोनरी टॉयलेट, और नोट्स नहीं भी बनाओगे तो आपके इनक्लेक्स में सारा मैटर दे रखा है। ठीक है, कोशिश करें। एंड पोस्टल ड्रेनेज, पोस्टल ड्रेनेज का मतलब उसको बाहर निकाल रहे हैं। टू क्लाइंट हैविंग एक्सपेक्टोरेशन प्रॉब्लम, एक्सपेक्टोरेशन का मीन्स होता है उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है वो, एक्सपेक्टोरेंट बाहर निकालने वाला, उसमें जो प्रॉब्लम हो रही है बाहर निकाल नहीं पा रहा है वो। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रोनिक, क्यों नहीं बाहर निकाल पा रहा है? थिक, टेनेसियस और प्रोडक्शन इन एयरवे, क्योंकि जो आपका स्पूटम बन रहा है वो कैसा बन रहा है? थोड़ा सा थिक बन रहा है। पतला बनता तो इजीली निकल पाता, पर आपका थिक बन रहा है। टेनेसियस मतलब जो चिपचिपा, जो चिपक जाता है, तो जो टेनेसियस है वो चिपक गया है, वो रेस्पिरेटरी यहाँ निकला और वही वहीं चिपक गया। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? मैंने बताया था कि उसके अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर आप क्या करेंगे? उसके थप्पी लगाते हैं, मतलब कि इसके अंदर क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं? परकशन करते हैं। जब परकशन और वाइब्रेशन करते हैं तो उसकी वजह से वो क्या होता है? लूज हो जाता है, और उसको पोजीशन देके उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये नॉर्मल तरीका होता है। और भी अच्छे से पढ़ना है तो आगे क्लास आएगी पोस्चरल ड्रेनेज की, मैं पूरा बताऊंगा इसके अंदर पोस्चरल ड्रेनेज, फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, तो वहाँ पे इसको अच्छे से एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक लेक्चर होगा पूरा। बढ़ते हैं आगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने जो बताया नॉर्मली वही आपसे पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या दिक्कत है कि उसके अंदर थिक और टेनेसियस म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो नर्स को पोस्चरल ड्रेनेज कर रही है उसके अंदर। नर्स एक्सप्लेन दैट आफ्टर द क्लाइंट इज पोजिशन फॉर द पोस्टल ड्रेनेज, एक पेशेंट है जिसको हमने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर रही है दैट आफ्टर द क्लाइंट इज पोजिशन फॉर द पोस्टल ड्रेनेज, उसको पोजीशन दे दी है पोस्टल ड्रेनेज के लिए। द नर्स विल परफॉर्म विच एक्शन टू हेल्प लूजन सिक्रीशन। अब उसको क्या करना चाहिए कि उसके अंदर जो सिक्रीशन है वो लूज हो जाए। अब आपका काम क्या है? लूज करना है सिक्रीशन को, और लूज करने के लिए मैंने क्या बताया था? परकशन एंड वाइब्रेशन, बट उसने पहला ऑप्शन दिया पेल्पेशन। बेटा पेल्पेट करने से वो थोड़ी छूट जाएगा, उसको परकशन मतलब उसको वाइब्रेट नहीं करेंगे। पेल्पेशन तो ओनली जैसे ये है तो उसको ओनली टच करना पेल्पेशन कहलाता है, उसको थोड़ा सा झटकाना वो क्या कहलाता है? परकशन कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न करना है तो परवेशन वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, पेल्पेशन नहीं कर। हाइपर ऑक्सीजनेशन करने से क्या उसके सिक्रीशन लूज हो जाएंगे क्या? हाइपर ऑक्सीजनेशन करने से तो लूज नहीं होंगे, बट सक्शनिंग करने से तो निकल सकते हैं। हाँ, सक्शनिंग करने से निकल सकते हैं, बट अब जो आपके
जैसे कि ये पेशेंट है, उसका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के तो आप निकाल दोगे, बट लंग्स के अंदर बेटा क्या, लंग्स के अंदर आप जो कैथेटर है आपका, सक्शन कैथेटर, उसको डाल दोगे क्या? लंग्स के अंदर तो नहीं डाल सकते ना, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कहीं होता तो उसके अंदर निकाल सकते थे, बट अगर अंदर है तो क्या निकाल सकते हैं क्या? नहीं सर, ये तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, ठीक है। तो और दूसरा हाइपर ऑक्सीजनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये तो आंसर यहीं से कट जाता है। ठीक है, एडमिनिस्टर ए ब्रोंकोडाइलेटर, बेटा ब्रोंकोडाइलेटर का काम होता है ब्रोंकाई को डायलेट करना, नहीं कि सिक्रीशंस जो है उनको थिन करना या लूज करना, उनका काम नहीं होता है। हमारा, हमको क्या देखना है, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आप विच एक्शन टू हेल्प द लूजन द सिक्रीशन, की सिक्रीशन को लूज करने के लिए आप कौन सा एक्शन है वो करने वाले हैं, कौन सा एक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परकशन एंड वाइब्रेशन, ये आंसर नहीं होंगे। क्लियर है क्या? बढ़ते हैं आगे। The nurse is caring for the client hospitalized with acute exacerbation of the chronic obstructive pulmonary disease. Which finding would the nurse expect to note on assessment of this client? Select all that apply. ठीक है, क्या पूछा क्वेश्चन? एक नर्स है केयरिंग फॉर क्लाइंट हॉस्पिटलाइज विद एक्यूट एग्जार्बेशन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका मीन्स ये है कि उसके अंदर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक्यूट एग्जार्बेशन मतलब तुरंत से, अभी वो सीरियर कंडीशन में आ गया, पहले नॉर्मल चल रहा था, अभी एकदम से एग्जार्बेट हो गया, वो कंडीशन तुरंत से अपना रूप धारण कर लिया दोबारा से। विच फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट ऑन असेसमेंट ऑफ दिस क्लाइंट। अब इसमें जब आप असेसमेंट करेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उस पेशेंट के अंदर, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। हाइपोकैपनिया, कैपनिया का मीन्स होता है CO2, हाइपो देखने को मिलेगी या ज्यादा CO2 देखने को मिलेगी उस पेशेंट के अंदर। सिंपल सी बात है सर, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जो अंदर CO2 है वो अंदर की अंदर रह जाएगी, वो बाहर नहीं आ पाएगी, तो CO2 का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, नहीं कि कम देखने को। हाइपो तो नहीं सर, हाइपोकैपनिया, हाइपरकैपनिया देखने को मिले, तो ये तो वैसे ही गया। अच्छा, दूसरी चीज और क्या देखने को मिल सकता है, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट नॉट इन एक्सरे। क्या एक्सरे के अंदर हाइपर इन्फ्लेटेड जो है आपकी चेस्ट देखने को मिले? बिल्कुल सर, जब इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन का मीन्स है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, CO2 उसके अंदर चेस्ट के अंदर रिटेन है, तो चेस्ट का जो आकार है वो इन्फ्लेटेड ज्यादा देखने को मिलेगा या नॉर्मल देखने को, तो थोड़ा सा इन्फ्लेट होगा, क्योंकि उसके अंदर जो CO2 है वो भरी हुई है उसके चेस्ट के अंदर, तो हाइपर इन्फ्लेटेड तो देखने को मिलेगा सर। सही है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जितने भी अप्लाई हो सकते हैं उनको सेलेक्ट करना है यहाँ से, एक से ज्यादा ऑप्शन है इसके आंसर। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन विद द माइल्ड एक्सरसाइज। बेटा माइल्ड एक्सरसाइज के नहीं, एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है, उसका सेचुरेशन तो नॉर्मली ही गिरा रहेगा, तो माइल्ड एक्सरसाइज की तो जरूरत नहीं, तो माइल्ड एक्सरसाइज बिल्कुल गलत हो गया। डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मली भी उसका गिरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर एग्जार्बेशन हो गया क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन तो क्या है उसका गिरा हुआ है, तो नॉर्मली ये तो कहेंगे, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ए बाइडेंट डायफ्राम नोटेड ऑन द चेस्ट एक्सरे। अभी देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं सर। हाँ ये सॉरी मैं क्या बोल गया, ये बोल गया ना, डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन विथ माइल्ड एक्स, तो ये तो गिरेगा ही ना सर, ऑक्सीजन सेचुरेशन तो गिरेगा ही। बाइडेंट डायफ्राम नोटेड ऑन चेस्ट एक्सरे, क्या उसका बाइड देखने को मिलेगा? मीन्स में देखो बताता हूँ, डायफ्राम की बातें करते हैं, ये डायफ्राम है, नॉर्मली डायफ्राम हमारा डोम शेप होता है, मतलब कि ये वाइडनेस इसकी जो है चौड़ाई, ये इसकी लंबाई है, तो वाइड ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा या ऐसे ही फ्लैट हो जाएगा। तो बेटा जब इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लंग्स के अंदर क्या भरेगी, एयर ज्यादा भरी रहेगी क्योंकि ट्रैप होगी ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये फ्लैट देखने को मिलेगा या वाइड देखने को मिलेगा, तो वाइड नहीं देखने को मिलेगा, या फ्लैट देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट दैट डेमोस्ट्रेट द इंक्रीज द वाइटल कैपेसिटी, मतलब जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, ये कह रहा है इंक्रीज वाइटल, वाइटल कैपेसिटी का मीन्स है, वाइटल कैपेसिटी का मीन्स है जो ऑक्सीजन की हम ले रहे हैं ना उसको, वो बढ़ गया है, क्या वो बढ़ पाएगा? नहीं बेटा, वो तो कहाँ बढ़ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो वाइटल कैपेसिटी आपकी टोटल जो आपका गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो क्या ज्यादा हो पा रहा है क्या? नहीं, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, वो तो कम हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो कौन कौन से निकल के आया देख लेते हैं। हाइपोकैपनिया होगा क्या? नहीं सर, हाइपरकैपनिया होगा। हाइपर इन्फ्लेटेड देखने को मिलेगी कि बिल्कुल देखने में, डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन बिल्कुल सर। हाई बाइडेंट डायफ्राम नहीं सर, फ्लैट देखने को मिलेगा। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट डेमोस्ट्रेट द इंक्रीज वाइटल, नहीं बेटा इंक्रीज नहीं होगी, उसके अंदर डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। ये हमने आज थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्व किए, बचे हुए क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और क्लास को कंपल्सरली
आपको अटेंड करना है, क्योंकि आप ही के लिए ये क्लासें बनाई जा रही हैं, तो प्लीज़ आप इनको करें। अब हम थोड़ा सा नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिनको हमको देखना चाहिए, उनको हम एक बार शॉर्टली इनको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जो जो चीज़ पढ़ी है, देखो हमने नोज पढ़ी थी सबसे पहले। नोज में हमने कोएनल लेट्रिशिया देखा था। कोएनल लेट्रिशिया में हमने क्या देखा था कि कोएनल लेट्रिशिया जो होता है उसमें क्या हो जाता है, जो नेयर्स हैं वो पीछे जो रास्ता होती थी उसमें नहीं खुल पाती है सर। ये जो नोज थी ये यहाँ जाके क्या हो जाती थी, खुल नहीं पाती है माउथ के अंदर, ये खुल नहीं पाती है, तो इसी को हम क्या बोलते थे, कोएनल एट्रेसिया बोल देते थे। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे क्या होते हैं सर, टॉन्सिल्स होते हैं। और ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, वो टॉन्सिल्स के अंदर क्या हो जाती है, चारों तरफ क्या बन जाती है, पस बन जाती है, एब्सेस बन जाती है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, क्वींसी बोल रहे थे, क्वींसी। ये मैंने बता दिया है बेटा, अगर आप लेक्चर शुरू से और लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखी थी सर एक एपिग्लोटाइटिस जैसी कंडीशन होती है। एपिग्लोटाइटिस में क्या देखा था हमने कि इसके अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है। ट्रिपोड पोजीशन देखने को मिलती है, बता चुका हूँ ट्रिपोड पोजीशन क्या है, विद फोटो बता चुका हूँ ट्रिपोड पोजीशन देखने को मिलती है। इसके अंदर ईडीमा हुआ है तो हमको रिड्यूस करने के लिए क्या देना पड़ेगा, नेबुलाइजेशन देना पड़ेगा। इसके अंदर हेलियोक्स देखने को मिलेगा, तो हेलियोक्स क्या होती है बेटा, तो हेलियोक्स का मतलब था कि इसके अंदर हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण देना है, उसको क्या बोलते हैं, हेलियोक्स। ये भी ईडीमा कम करने का काम करती है। रेस्ट पे रखना है हर पेशेंट को, ये हमने नॉर्मली बातें की थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम कुछ मास्क के बारे में भी स्टडी की थी। तो सबसे बढ़िया मास्क कौन सा हो सकता है, बेंचुरी मास्क है, एक्यूरेट ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है। सीओपीडी में भी हम जहाँ भी हमको जरूरत पड़े नॉर्मली हम बेंचुरी मास्क का ही यूज़ करना चाहिए। अच्छी एक्यूरेसी के साथ में अगर आपको ऑक्सीजन देनी है तो बेंचुरी मास्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने जो नॉर्मल अलग प्रॉब्लम देखी, अस्थमा देखी। अस्थमा के अंदर हमने देखा कि सर अस्थमा का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो एलर्जी हो सकती है, ये हमने देखा। अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। अगली जो दो टर्म हमने और देखी थी, वो एक देखा था हमने ब्रोंकियो एक्टेसिस देखा था, ब्रोंकियो एक्टेसिस देखा था, और दूसरी एक टर्म देखी थी एटेलेक्टेसिस देखा था। एक कोलैप्स था, एक हमारे पास में क्या था, जो था डायलेशन था। तो देखो सी पहले, देखो कैसे बनाया था हमने, देखो ए एटेलेक्टेसिस में ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो ब्रोंकियोएक्टेसिस सी पहले आता है, डी बाद में आता है। ये आपस में पहले पहले जो आते थे उनको आपस में मिला दिया, मतलब एटेलेक्टेसिस जो होगा उसमें कोलैप्स देखने को मिलेगा, और ब्रोंकियोएक्टेसिस जो होगा उसमें डायलेशन देखने को मिलेगा। ये कंडीशन हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या देखा था सर, हमने देखा निमोनिया वगैरह कंडीशन देखी थी सर। निमोनिया वगैरह में हमने स्पेशली देखा था कि इसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और वो एस्पिरेशन की वजह से होता है। तो कभी भी उसको जो खाना वगैरह देंगे वो कभी भी उसको अनकॉन्शियस में नहीं देंगे, और देना भी पड़े तो उसका हेड एंड ऑफ बेड जो है उसको एलिवेटेड करके रखना चाहिए। टीबी के अंदर पढ़ी थी, तो टीबी के अंदर भी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कि ये दो तरह की टीबी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है, पल्मोनरी टीबी होती है। तो इनमें से जो खतरनाक होती है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। इसलिए जो हम बीसीजी का जो वैक्सीनेशन करके चलते हैं वो किसको बचाने के लिए करते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को बचाने के लिए कर रहे होते हैं। तीसरा इसका कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट मैंने बताया था, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लिन टेस्ट भी बोल सकते हैं, या इसको पायरुकेट टेस्ट भी बोलते हैं। ये क्योंकि इसकी खोज जो है बॉन पायरुकेट ने की थी, ये भी हमने पढ़ लिया था। तीसरी चीज़ हमने देखी थी, ये इंसिडेंस को बताती है या फिर प्रेवलेंस को बताती है, तो ये प्रेवलेंस को बताती है। ओल्ड और न्यू दोनों केसेस को बताती है, जबकि इंसिडेंस केस को बताती है, न्यू केसेस को बताती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। तीसरी चीज़, कोई भी बंदा जिसके अंदर टीबी हो गया है वो कब टीबी को नहीं फैलाएगा, तो जब उसके मेडिकेशन स्टार्ट कर दी उसके 2 से 3 वीक के बाद में वो जो है टीबी को नहीं फैला रहा होता है। ये हमने देखा था कि मतलब कि इसके अंदर नॉन कंटाजियस बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या बोल सकते हैं, नॉन कंटाजियस हो जाता है, वो नॉन कंटाजियस कंडीशन में आ जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद में वो अपने काम पे वापस से कब लौट सकता है, तो जब 3 सैंपल है उसके, 3 सैंपल जो है उसके नेगेटिव आ जाएंगे। जब 3 सैंपल उसके नेगेटिव आ जाएंगे तो वो अपने काम पर वापस से जा सकता है। ये हमने बताया था। कैसे याद रखना है, तो हमने बताया था इसको याद रखने के लिए T4 3 ऐसे अगर अच्छे से याद रखोगे आराम से याद रह जाएगा। 3 वीक तक वो क्या है, कंटाजियस होता है, और 3 सैंपल उसके अंदर जरूरी होते हैं काम पर जाने के लिए। ये भी हमने बातें कर ली थी। फिर दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि इसके टेस्ट को पॉजिटिव कब मानना चाहिए। तो हमने 3 कैटेगरी में बांटा था, 5 mm, 10 mm और 15 mm, 3 कैटेगरी रखी थी। हमने बोला था 15 या 15 से ज़्यादा आ रहा है तो ये तो सर पॉजिटिव है, इसको याद रखना तो बहुत ईजी हो गया। अब 2 कैटेगरी बची थी हमारे पास में। 2 कैटेगरी में से अगर बात करें तो पहली कैटेगरी में ऐसे बात कर सकते हैं जो ज़्यादा खतरे की घंटे पे, खतरे मतलब HIV है, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पर्सन है उनके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा आ जाता है तो उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। जबकि जो छोटे बच्चे थे लेस देन 4 ईयर थे, और जो लैब के अंदर माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी जो लैब है उसके अंदर काम कर रहे हैं उनके अंदर, तो आप तो छोटा बच्चा याद रख लो, वही बहुत है आपके लिए। छोटे बच्चे के अंदर 10 या 10 से ज़्यादा आता है तो पॉजिटिव मानेंगे, और अगर 5 है, 4 से
4 ईयर से छोटा बच्चा है, और 5 या 5 से ज़्यादा आ रहा है HIV पेशेंट के अंदर, तो उसको भी हम पॉजिटिव मानते हैं। और नॉर्मल बंदा जिसके अंदर, सर नॉर्मल बंदे के अंदर नेगेटिव कर बोलें, बेटा नॉर्मल बंदे के अंदर जब 5 से 15 से कम आएगा तो उसको नेगेटिव ही बोलेंगे। मैंने बताया 15 या 15 से ज़्यादा आएगा तो नॉर्मल बंदे के अंदर पॉजिटिव बोलना है, बस ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या पढ़ा, टीबी वगैरह हमने जब सब कंप्लीट कर लिया, तो टीबी के बाद में हमने थोड़ी सी और कल कंडीशंस देखी थी, और वो क्या 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 कंडीशन देखी थी। नॉर्मली हमने एक बेगासोसिस देखा था, एक बिस्नियोसिस देखा था। तो एक तो बिस्नियोसिस देखा था और एक बेगासोसिस देखा था। तो जी फॉर गन्ना, एक तो गन्ने से होती है, दूसरी कॉटन से होती है। एक हमने देखा था एंथ्राकोसिस, एंथ्रासाइट, कोयला, जो कोयले से होती है, ये भी हमने देख लिया था। 2 कंडीशन और देखी थी, सर्कोवीम देखना है बेटा, जाके पढ़ना है। सार्कोडेसिस जो कंडीशन थी वो केबीम उसके अंदर टेस्ट करते थे। कौन सा टेस्ट करते थे? केबीम टेस्ट करते थे। और केबीम टेस्ट कैसा होता है? ये इंट्राडर्मल टेस्ट होता है। ये भी हमने आपको बता दिया था कल, ठीक है। उसके बाद में एक फोटो बताया था, किसमें बताया था वो फोटो बताया था हिस्टोप्लाज्मोसिस में। किसमें बताया था? हिस्टोप्लाज्मोसिस में बताया था। उसमें क्या, यहाँ पे एक मुर्गियाँ बैठी थी, यहाँ पे क्या बैठी थी? मुर्गियाँ बैठी थी। अगर बात करके चलें तो बेटा देख लेना, ये मुर्गी ऐसे ही बनाता हूँ मैं, तो देखो ये बहुत सारी मुर्गियाँ बैठी थी यहाँ पर। पता नहीं क्या बन गया सर, कछुआ जैसा लग रहा है बेटा, काम की बात पे आओ। हाँ ये देखो, ठीक है, ये मुर्गी है, ये लो चोंच बना दी। तो ये मुर्गी है, मुर्गियों के जो बीट वगैरह होते हैं, मुर्गियों के नहीं, स्पेशली कोई भी बर्ड्स, मैंने बोला था बर्ड्स, जब बर्ड्स के जो वीट होते हैं उनके अंदर एक फंगस है, इसी के नाम से था हिस्टोप्लाज्मो कैप्सुलेटम। तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना सा ध्यान रख लो। जो बर्ड्स के जो बीट होते हैं उसके अंदर जो है एक फंगस होता है, वो ग्रो कर जाता है, और जब ऐसे एरिया में हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो डिजीज होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? हिस्टोप्लाज्मोसिस कंडीशन बोल सकते हैं। ये आपके लिए काम की चीज़ें थी जो मैंने बता दी है आपको। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बताया है वो आपको देखना है। एक डिजीज और होती है जो आपके एनक्लेक्स में दे रखी है, लेगिनोरेज डिजीज बोलते हैं उसको, बट वो आपके काम की नहीं है, इसलिए आपसे कभी पेपर में नहीं पूछी जाएगी, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या? LEGIONNAIRE, लेगोनेस डिजीज। तो इसमें मिल जाएगी आपको, उसमें आपकी बुक में, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें अपनी नींदें खराब नहीं करनी है। जो मैंने पढ़ाया है ना वो आपके लिए सफिशिएंट है। ये मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पक्का नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा एक और बताया था मैंने आपको, SARS किसके लिए बताया था? SARS मैंने बताया था कोरोना का दूसरा नाम है बेटा, ये कोरोना को ही हम क्या बोलते हैं? SARS बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो अभी कोरोना चल रहा है तो आपसे पूछ सकता है वो, बस इतना ध्यान रखेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ज़रूर से कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, करना ही करना है, कमेंट करना है। आपके समझ में आता है तो लिखना है सर, या सर समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी लिखना है। बेटा ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छे स्टूडेंट होने की वजह से। ऐसा नहीं है सर बस हम तो सुन के चले जाएंगे। आप बेटा कितनी मेहनत होती है आपके लिए, तो मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें। आप लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। हमारी तो मेहनत हो ही रही है, तो सभी को बेनिफिट हो जाए, ठीक है। आगे, थैंक यू सो मच।